इरिगेशन सिस्टम लेके आए, कृषि के लिए जो नहर बनवाया और जो कुछ भी किया, वो उसका क्या रियल पर्पस था वो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। रेलवे, लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे आया, तो रेलवे लाने के पीछे भी भारत का कोई आधुनिकीकरण का उद्देश्य नहीं था। ये अलग बात है कि इन सबसे थोड़ा मोड़ा फायदा हमें भी मिला, लेकिन असली फायदा अंग्रेजों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हमारे कोई काम की नहीं थी, हमारे लिए बिल्कुल बेकार थी, ऐसा नहीं। यहां मैं उनका उद्देश्य बता कि वो उद्देश्य उनका पावन उद्देश्य नहीं था, भारतीयों का भला करना नहीं था। ये अलग बात है कि जो सामाजिक बुराइयां हटी उससे भारत को भी फायदा हुआ, जो जुडिशियल रिफॉर्म हुए, पुलिस रिफॉर्म, उससे भारत को भी फायदा हुआ, ठीक है। तो लेकिन प्राइमरी बेनिफिट उनको हुआ, ठीक है। चलिए, तो रेलवे के का उद्देश्य क्या था? पहला, इंक्रीजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहां समझिए, ब्रिटेन में औद्योगिकरण हुए 50 साल के आसपास हो चुके थे। मोटा मोटा 1800 में ब्रिटेन में औद्योगिकरण शुरू हुआ है और यह बात चल रही है 1850 के आसपास की। तो ब्रिटेन में बड़े बड़े पूंजीपति हो चुके थे, उनके पास बहुत पैसा आ चुका था। अब पूंजीपति उसे कहते हैं जो भारी मात्रा में मुनाफा कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करता है, पहला फीचर। दूसरा फीचर, पूंजीपति वे है जिसके पास जो पूंजी है, पैसा है, उससे वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, ठीक है। यानी वो गुड्स से भी पैसा कमाता है और मनी से भी मनी बनाता है। ऐसी सोच वाले व्यक्ति को कहते हैं पूंजीपति। अब ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनके पास इफरात पैसा था, उनको चैन नहीं पड़ रहा था कि ये पैसा कहां खर्च किया जाए, खर्च नहीं, कहां निवेश किया जाए, इन्वेस्टमेंट कहां किया जाए। इन्वेस्टमेंट माने इस पैसे को कहां लगाया जाए ताकि वो और ज्यादा पैसा बना करके हमको दे, ठीक। 1825 में ब्रिटेन में ट्रेन चल चुकी थी, ठीक है। और जॉर्ज स्टीफन को हम रेलवे का फादर कहते हैं, उन्होंने इन्वेंट किया था। 1825 में ब्रिटेन में रेल चल चुकी थी, तो रेल की तकनीक ब्रिटेन में आ चुकी थी। पटरी कैसे बिछाते हैं, इंजन कैसे बनाते हैं, डिब्बे कैसे बनाते हैं, ये तमाम चीजें। तो वहां के जो बड़े बड़े पूंजीपति थे वो सोच रहे थे कि हमारा पैसा कहां निवेश किया जाए। और इसके पहले, लॉर्ड डलहौजी के पहले, लॉर्ड हार्डिंग ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को और वहां की संसद को चिट्ठी लिखी थी कि भारत में भी रेलवे लाया जाए। रेलवे लाने का पर्पस यह था कि भारत, जब रेलवे आ जाएगा तो भारत में जो ट्रांसपोर्टेशन है अंग्रेजों के लिए वो बड़ी सस्ती हो जाएगी। अंग्रेज अपनी सेना रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेजी से भेज सकेंगे। अभी तक क्या होता था कि मान लो मद्रास में उन्होंने अपनी सेना रखी है, बंबई में भी सेना रखी है, लेकिन हर जगह सेना कम कम है। अब मद्रास में मान लो दंगा हो गया, विद्रोह हो गया, और वहां के लोग ज्यादा हैं विद्रोह करने वाले, और वहां जो सेना है वो कम पड़ रही है। ऐसी स्थिति में अगर बंबई से, आगरा से, कलकत्ता से, कहीं से भी मद्रास सेना भेजनी है तो अंग्रेजों को टाइम लगता था। अब जब रेल आ जाएगा तो हम बंबई, कलकत्ता, मद्रास, आगरा, इन सबको आपस में जोड़ देंगे और फिर तीव्र गति से हमारे सैनिक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचेंगे और फिर विद्रोह करने की हिम्मत भारतीयों की नहीं, ठीक है। तो ऐसे तमाम उद्देश्य थे। तो संसद को चिट्ठी लिखी गई थी कि भारत में रेल लाया जाए, ठीक है। वहां के उद्योगपतियों को जब ये पता चला, पूंजीपतियों को ये पता चला, तो उनको लगा कि हमें अपना पैसा लगाने का एक अच्छा साधन मिल गया है, ठीक। अब जो अंग्रेजी सरकार थी वो भारत में अपने खर्चे से रेल लाना नहीं चाहती थी, क्योंकि रेल लगाना बहुत खर्चे का काम है। ब्रिटेन की सरकार चाहती थी कि ये पैसा हम भारत में क्यों लगाएं, लेकिन एक तरफ अंग्रेजों को यह भी था कि ऐसा कोई साधन हम ढूंढें जिससे हमारा पैसा न लगे, लेकिन भारत में हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सड़क बन जाए, पुल बन जाए, रेल बन जाए, टेलीफोन लग जाए, टेलीग्राफ आ जाए, ये सब काम हो जाए, तो इससे अल्टीमेटली मदद हमें ही मिलेगी, लेकिन हम पैसा खर्च करना नहीं चाहते। इसका विकल्प था अंग्रेजों, जो ब्रिटेन के बड़े बड़े पूंजीपति थे जिनके पास इफरात पैसा था, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को कहा कि हम जाएंगे भारत में और रेल लगाएंगे, तार बिछाएंगे, टेलीग्राफ लगाएंगे, सारा पैसा हमारा, ठीक। हमें आपसे बस एक बात की गारंटी चाहिए, गारंटी ये चाहिए कि हम जितना भी पैसा लगाएंगे उसका हमको 5% मुनाफा मिलना चाहिए। यानी अगर हमने भारत में 100 रुपया खर्च किया है तो हमको उससे 105 रुपया मिले।
हर साल हमको 5% मुनाफा हम जो पूंजी लगाएंगे उसका होना चाहिए। ठीक, अंग्रेजी सरकार को लगा कि ये तो बढ़िया है, मुनाफा कमाना तो हमारे बाएं हाथ का काम है, और हमारा पर्पज भी सोल्व हो गया कि हमारा फूटी कौड़ी नहीं लगा और भारत में रेल बिछ जाएगा। रेल का फायदा मिलेगा हमें, हमारी सरकार को, और मुनाफा तो हम कमा ही लेंगे। उसमें से हम, इन्होंने 100 रुपया लगाया तो इन्हीं से मुनाफा कमा कमा के 105 रुपया हम इनको दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत में रेल लाया गया था। यानी भारत में रेल लाने के पीछे सबसे बड़ा जो उद्देश्य था वो ब्रिटेन के बड़े बड़े पूंजीपतियों के पैसे कहां निवेश करवाया जाए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। ठीक है, तो जब भारत में रेल आया, शिक्षा आई, भारत में टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, तो ब्रिटेन के इन्हीं पूंजीपतियों ने अपना पैसा लगा लगा करके भारत में एक प्रकार का निवेश किया। ठीक है, भला करने में क्या होता है, सरकार पैसा लगाती है, उसके मुनाफा का नहीं सोचती। जैसे वर्तमान में भारतीय रेल एक मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं है, वो एक सार्वजनिक सेवा करने वाली संस्था है, और इसमें भारत सरकार देखती है कि अगर इसमें हमको घाटा भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निवेश का मतलब होता है कि हमें लोगों की सुख सुविधा से, उनके किराए से, उनके रहन सहन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो मुनाफा चाहिए। ठीक, दूसरा जो रेल लाने का पर्पस था, रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भारत में जो कंपनी थी ये भारत में ब्रिटेन की ओर से शासन करती थी, और अब ब्रिटेन के कई बड़े बड़े पूंजीपति भारत में आके व्यापार करने लगे थे। अब व्यापार दो तरीके का होता था। पहला ये था कि ब्रिटेन के बने बनाए फिनिश गुड्स को भारत के कोने कोने तक ले जाकर के बेचना, और दूसरा काम था भारत के कोने कोने से जो कच्चा माल है, कपास है, बाद में फिर वो आयरन, मैंगनीज, जिंक, ऐसे कई प्रकार के मिनरल्स और रॉ मटेरियल जो कि भारत के कई गांव देहातों में कोने कोने में होते थे, वहां से निकाल करके उनको ब्रिटेन पहुंचाना। ठीक है, तो ब्रिटिश माल को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना, भारत के कोने कोने से कच्चा माल ब्रिटेन तक पहुंचाना। ठीक, इन सब चीजों के लिए तीव्र गति वाली, ज्यादा मात्रा में माल ढोने वाली वाहन या साधन की जरूरत थी, और रेलवे इस क्राइटेरिया में फिट बैठता था। ठीक है, तो इस पर्पज के लिए रैपिड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था रेलवे। बल्क ट्रांसपोर्टेशन, बल्क माने काफी मात्रा। अब पहले ढुलाई कैसे होती थी, बैलगाड़ी, अब बैलगाड़ी से कितना माल ढोगे, वो तीव्र भी नहीं है, बल्क भी नहीं है। ठीक है, तो अब ज्यादा मात्रा में आप इससे चीजों को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। क्विक मूव ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस, रेल के आ जाने से एक फायदा ये तो होगा कि मालों की ढुलाई तो होगी, साथ साथ में हम एक जगह से दूसरे जगह तक अपनी पुलिस और अपनी सेना को तेजी से पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे खिलाफ जो होने वाले विद्रोह है वो तेज होने से पहले ही दबा दिए जाएंगे। ब्रिटिश गुड्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, भारत के कोने कोने तक ब्रिटिश गुड्स पहुंचाया जाएगा रेल लाइन बिछा बिछा करके। ठीक है, इसलिए हम देखेंगे कि भारत में बड़ा तेजी से रेल का विकास हुआ। आज लगभग भारत में 1,17,000 किलोमीटर के आसपास रेल लाइन बिछी हुई है, उसमें से लगभग 60% रेल अंग्रेज लोग बिछा गए थे। इतनी तेजी से उन्होंने रेल को बिछाने का काम किया। ठीक है, ठीक, अगला बात है कैरी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंटीरियर्स टू पोर्ट्स। भारत के कोने कोने से, आंतरिक भागों से कच्चे माल को भारत के बंदरगाहों तक, कलकत्ता तक, बंबई तक, मद्रास तक, आप देखिए सारे रेल उन्होंने कहां लगाए, बंदरगाह जगह, क्योंकि वहीं से उनका व्यापार वगैरह होता था। ठीक है, यूनाइट द स्टेट्स एंड ब्रिंग देम टुगेदर, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे भारतीयों को क्या फायदा हुआ, इससे भारतीयों को यह फायदा हुआ कि जब रेल चलने लगी तो पहले बंबई में क्या हो रहा है, कलकत्ता में क्या हो रहा है, मद्रास में क्या हो रहा है, यहाँ के लोग एक दूसरे से अपरिचित रहते थे, एक दूसरे के यहाँ होने वाली घटनाओं की खबर नहीं मिलती थी। अब ट्रेन चलने के कारण हमारे लोग भी तेजी से कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से मुंबई खुद आ जा सकते थे, अपनी वस्तुएं भी भिजवा सकते थे, अपने संदेश भिजवा सकते थे। इस प्रकार से एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की भावना भारत में आई। बंबई के लोगों ने कलकत्ता के लोगों से बताया कि अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है, तो कलकत्ता के विद्रोही बंगाल के विद्रोही से कांटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, कलकत्ता के लोग बंगाल के लोग से कांटेक्ट कर सकते थे। तो एक प्रकार से एक फायदा भारतीय लोगों को भी हुआ,
और 1857 में और उसके बाद भी रेल का उपयोग हम लोगों ने अपने तरीके से संदेश को आदान प्रदान करने में, अपने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, ठीक है, ये तमाम कार्य किए गए थे। अगला पॉइंट है एन एक्सपेरिमेंट फॉर ब्रिंगिंग इट इन अदर कॉलोनीज। अब चूंकि अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटेन ने कई देशों को गुलाम बनाया था, तो ये एक प्रकार से एक्सपेरिमेंट भी था कि चलो भारत में रेल लगा के देखते हैं और अगर यहां फायदा हुआ तो फिर हम और भी अपने कॉलोनियों में इसको प्रयोग में लाएंगे। और हुआ भी यही, भारत में ये सक्सेसफुल रहा और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका में भी गांधी जी को रेल से फेंक दिया गया था, ठीक है। तो जहां जहां इन्होंने अपने जिन देशों को गुलाम बनाया था, फिर वहां वहां जब इन्होंने भारतीय प्रयोग को सफल देखा तो वहां पर भी इसका प्रयोग किया गया। डिक्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। रेल के आने से स्वाभाविक बात है, अंग्रेज के जो माल जो ब्रिटेन से उन्होंने बुलवाते थे उसको भारत के कोने कोने में पहुंचाने में उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लगती थी और उनकी वस्तुएं महंगी हो जाती थी। अब रेल चल गया तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, तो वस्तुएं और सस्ती बिकनी शुरू हो गई, तो और ज्यादा माल भारत में उनका बिकना शुरू हो गया। अंडर गारंटी सिस्टम। अंडर गारंटी सिस्टम का मतलब यह है कि रेल लगाने का काम ब्रिटेन की सरकार नहीं कर रही थी, वहां की प्राइवेट कंपनी कर रही थी, और उस प्राइवेट कंपनी का नाम मैंने आपको लिखा है ग्रेट पेनिनसुलर रेलवे, ग्रेट पेनिनसुलर इंडियन रेलवे कंपनी थी। ये प्राइवेट कंपनी भारत में काम कर रही थी और इस प्राइवेट कंपनी में ब्रिटेन के कई पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ था। तो ये गारंटी स्कीम के तहत भारत में काम कर रही थी। वो स्कीम क्या थी? क्या उनको कम से कम 5% मुनाफा हमको हर साल मिलते रहना चाहिए, यह गारंटी भारत सरकार ने दिया था, ठीक है। तो ये कोई निस्वार्थ भावना नहीं थी, प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करने के लिए लाया गया था। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। इसका एक लाभ यह भी हुआ कि रेल के चलने से अब भारत एक राजनीतिक रूप से एक होने लगा धीरे धीरे। पहले मद्रास के लोग अपने आप को मद्रासी, कलकत्ता के लोग अपने आप को बंगाली, बंबई के लोग अपने आप को मराठी, इस प्रकार की फीलिंग थी। रेल चलने से अब एक जगह के लोग दूसरी जगह से मिलने लगे, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के रीति रिवाज को समझने लगे। इससे राजनीतिक एकीकरण भारत का होना शुरू हुआ। आ कैलकुलेटेड मूव फॉर बेनिफिट। रेल चलाने का जो उद्देश्य था उनका, वो एक बड़ा नपातुला कैलकुलेटेड मूव था। उन्होंने काफी वर्क का होमवर्क पहले से कर लिया था कि रेल को लाने से हमको कितना फायदा होगा, तभी लाए, निस्वार्थ नहीं लाए, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अच्छा, इससे एक फायदा ये भी हुआ कि ब्रिटेन में 1825 में रेलवे की खोज हो चुकी थी। अब वहां पर रेल की पटरियां बनने लगी, रेल के डिब्बे बनने लगे, इंजन बनने लगे। अब वहां के बड़े बड़े उद्योगपति चाहते थे कि ये रेल की पटरी, रेल के इंजन हम दूसरे देशों को भी बेचें, लेकिन बेचेंगे कब? जब वहां रेल होगा तब ना बेचेंगे, ठीक है। जब रेलवे के लिए कोई प्रोजेक्ट होगा, रेल बनाया जाएगा, तब बेचेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में रेलवे लाया गया। और जब भारत में रेल बना तो हमारे यहाँ डिब्बे, पटरी, उनकी तकनीक, उनकी इंजीनियरिंग, उनका स्किल कुछ भी नहीं था। तो वहां से इंजीनियरिंग, वहां से वर्कर्स, वहां से टेक्नोक्रेट्स, वहां से डिब्बे, सब कुछ वहां से आया। इसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स माने एक डिब्बा खरीदे, लाखों रुपया पैसा चला गया भारत से बाहर, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स। एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो हम खाते पीते अपने उपयोग में लाते हैं, जो सस्ते होते हैं, जिन पर बहुत पैसा नहीं लगता, वो कहलाते हैं कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और जिनमें ज्यादा पैसा लगता है और जो मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ही होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स का भारत में इंपोर्ट बढ़ा, और जब कैपिटल गुड्स बुलाते हैं तो भारी मात्रा में पैसा भारत से बाहर जाता है, तो ब्रेन ऑफ वेल्थ यहां से हुआ। टू प्रूव व्हाइट्समैन बर्डन टू। रेलवे के माध्यम से वो दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं, देखो हम भारत कितना पिछड़ा हुआ था, हम कितना आधुनिकीकरण कर रहे हैं, भारत में रेल चला रहे हैं, टेलीग्राफ ला रहे हैं, टेलीफोन ला रहे हैं। तो इससे दुनिया को ये बताने में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे कि ये जो भारतीय लोग हैं, ये गोरे लोगों के कंधे का बोझ है, हम इन्हें सभ्य बनाने आए हैं, हम इनकी संस्कृति में सुधार करने आए हैं, देखो हम कितना इनका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। ये मैसेज दुनिया को जाएगा। कम्युनिकेशन। अंग्रेज लोग तेजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं रेलवे के आने के बाद। बंगाल का गवर्नर मद्रास का बंबई से, तो ये भी तेजी से अपना एक कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जॉब्स फॉर ब्रिटोन्स। ब्रिटेन के निवासियों को ब्रिटोन्स बोलते हैं, इंडिया के निवासी को इंडियंस बोलते हैं। तो ब्रिटेन के जो लोग थे उनको भी रोजगार मिलेगा। यहां रेलवे में जो निम्न लेवल का रोजगार था, मजदूर लेवल का, वही रोजगार भारतीयों को मिलता था। बाकी इसमें सारे इंजीनियर, टेक्नोक्रेट, रेल चलाने वाले, टीसी, टिकट काटने वाले, तमाम चीजें जो थे अंग्रेज लोग थे। तो इससे काफी मात्रा में रेलवे के आने से भारतीयों को रोजगार नहीं मिला, उनके लोगों को रोजगार मिला। यूटिलाइजिंग इंडियन रिसोर्सेस। अब ये रेल को बनाने में
जो लोहा लगता था वो भी भारत से होता था, कच्चा लोहा भारत से भेज दिया जाता था इंग्लैंड, वहां से स्टील बन के आता था, रेल की पटरियां बन के आती थी, तमाम चीजें। इसके अलावा जो बैठने वाली बर्थ होती थी उसमें सागौन की लकड़ी लगाई जाती थी। भारत के जंगलों को काट डाला गया और जहां जहां सागौन होते थे उन सागौन को, ठीक है, और बाद में फिर म्यांमार, बर्मा में आज भी साल सबसे ज्यादा होता है, सॉरी सागौन, टीक, तो टीक की लकड़ी बर्मा और भारत से लाया गया और हमारे रिसोर्सेज को काफी तरीके से, बुरी तरीके से यूज करके और भारतीय रेल का विकास किया गया। तो भारत के में अंग्रेजों ने जो रेल का विकास किया वो भारतीय लोगों के कर से, भारतीय रिसोर्स से, भारतीय संसाधन से, भारत के मेहनत से, भारत के खून पसीने की कमाई से रेल भारत में लाया गया। लेकिन इसका लाभ अंग्रेजों को मिला, इसका उद्देश्य पावन नहीं था। ये अलग बात है कि रेल का फिर उपयोग अपने आजादी के दौरान हम भी करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, इसको हमने यहां पर समझा। अब हम लोग अगले कुछ और चीजें देखेंगे। धन्यवाद।